नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे, बहुत बेहतर होंगे। मैं राकेश याग आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान का अड्डा पर। आज हम चर्चा करने वाले हैं अगले पार्ट के, हमारे पार्ट नंबर जो अगला होने वाला है चैप्टर नंबर 2 का। वो आपको पता है कौन सा पार्ट होने वाला है। मेरे हिसाब से 8 नंबर पार्ट होने वाला है, बिल्कुल 8 नंबर ही होने वाला है। अच्छे से दमदार तरीके से पढ़ने वाले हैं। आपका काम है सिर्फ और सिर्फ वीडियो को शेयर करना, अच्छे से नोट्स बनाना, लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, अच्छे से पढ़ना, इतना ही काम है। और मेरा काम है आपको कैसा पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है वो मैं पढ़ाऊंगा आपको, उसकी बिल्कुल भी टेंशन नहीं होनी चाहिए। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, बहुत मजा आपको आने वाला है। आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, वो होगा मानव परिवहन तंत्र। मानव में वहन के बारे में चर्चा करेंगे। बस आप वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों तक, जिससे कि वो भी अच्छे से देख सकें और वीडियो का फायदा उठा सकें। चलिए शुरू करते हैं। अगर आप चैनल के ऊपर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें। और साथ ही मैं आपको बता दूं, आप हमें टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, या फिर आप टेलीग्राम मोबाइल ऐप को जो है ना इंस्टॉल करके, टेलीग्राम को इंस्टॉल करके प्ले स्टोर से उसके ऊपर आप सर्च कर सकते हैं ज्ञान का अड्डा, आपको हमारा चैनल मिलेगा। उस चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिए, वहां से आपको जानकारी मिलती रहती है पीडीएफ वगैरह की। ठीक है, चलिए बात करते हैं आज हम किसके बारे में, वहन के बारे में। जैसा कि आपको पता है हम पाचन तंत्र पढ़ चुके हैं, हम श्वसन तंत्र पढ़ चुके हैं, उसी प्रकार से आज हम पढ़ने वाले हैं मानव में वहन के बारे में। किसके बारे में? मानव में वहन के बारे में। मानव में वहन के बारे में पढ़ने वाले हैं। मानव में वहन, मानव में वहन के बारे में चर्चा करने वाले हैं। वहन का मतलब परिवहन होना। अब हमारे शरीर में वहन किसका होता है भाई? हमारे शरीर में वहन किसका होगा? या तो होगा मतलब ऑक्सीजन का, या होगा भोजन का, इसी का तो परिवहन होता है। अब उसका वहन करता कौन है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। उसकी टेंशन आपको बिल्कुल भी नहीं लेनी है, अच्छे से आपको बस समझना है। तो मैं आपको बता दूं वहन के बारे में। तो जो वहन है उसमें हम पढ़ने वाले हैं किसके बारे में? परिसंचरण के बारे में। किसके बारे में? परिसंचरण के बारे में। कहने का मतलब वहन जो होता है ना, वहन वो 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। एक होता है परिसंचरण पहला, और दूसरा होता है लसिका। दूसरा क्या होता है? लसिका। तो आपका जो चैप्टर है 2 नंबर, उसमें लसिका के बारे में नहीं है। आपके चैप्टर के अंदर सिर्फ और सिर्फ किसके बारे में दे रखा है? परिसंचरण के बारे में दे रखा है बच्चा। किसके बारे में? सिर्फ और सिर्फ परिसंचरण के बारे में दे रखा है। आपको सिर्फ परिसंचरण के बारे में ही ध्यान रखना है। तो हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं मानव परिसंचरण तंत्र। किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? मानव परिसंचरण तंत्र के बारे में पढ़ने वाले हैं, क्योंकि हमारा टॉपिक यहीं से स्टार्ट होगा। क्योंकि आपका जो चैप्टर है 2 नंबर, उसमें परिसंचरण तंत्र के बारे में ही दे रखा है। तो आप हेडिंग लगा लीजिए, मानव परिसंचरण तंत्र। मानव परिसंचरण तंत्र, परिसंचरण तंत्र। चलिए परिसंचरण तंत्र की बात करते हैं। तो जो मानव परिसंचरण तंत्र है बाबू, उसको 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। ध्यान रखना, मानव परिसंचरण तंत्र को 3 भागों में बांटा गया है। 3 भागों में बांटा गया है। अब वो 3 भाग कौन कौन से, उनकी चर्चा करते हैं। अब वो 3 भाग है। पहले का नाम है, ध्यान रखना, रक्त। रक्त बोले तो खून। सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं खून के बारे में, रक्त के बारे में। फिर हम 2 नंबर हम पढ़ने वाले हैं किसके बारे में बच्चा? 2 नंबर पढ़ने वाले हैं, ध्यान रखना, हृदय के बारे में। किसके बारे में? हृदय के बारे में पढ़ने वाले हैं, हार्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं। और 3 नंबर हम पढ़ने वाले हैं रक्त वाहिनियों के बारे में। किसके बारे में? रक्त वाहिकाओं के बारे में, या फिर वाहिनियों के बारे में। रक्त वाहिनियां, रक्त वाहिनी। कहने का मतलब मानव परिसंचरण तंत्र को कितने भागों में बांट दिया बाबू? 3 भागों में। कितने भागों में बांट दिया? 3 भागों में बांट दिया। और वो 3 भाग कौन कौन से होते हैं? रक्त, हृदय और रक्त वाहिनी। रक्त, हृदय और रक्त वाहिनी, ध्यान रखना, रक्त, हृदय और रक्त वाहिनी 3 भाग होते हैं किसके? हमारे परिसंचरण तंत्र के। सबसे पहले हमें किसको पढ़ना है? सबसे पहले हमें पढ़ना है रक्त को। सबसे पहले किसको पढ़ना है? हमें पढ़ना है ब्लड को। किसको पढ़ना है? ब्लड के बारे में चर्चा करनी है, खून के बारे में चर्चा करनी है, रक्त के बारे में चर्चा करनी है सबसे पहले। तो आप इसी प्रकार से लिख लीजिए जिस प्रकार से मैं आपको लिखवा रहा हूं, और इसी प्रकार से इनको याद कर लीजिए। जैसे ही आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा जाएगा भी रक्त क्या है, तो आप रक्त के बारे में सारा एक पैराग्राफ बना के लिख दोगे। लेकिन आपको याद उसी प्रकार से करना जैसे मैं आपको करवाने की कोशिश कर रहा हूं, जिस प्रकार से मैं आपको लिखवाने की कोशिश कर रहा हूं, उसी प्रकार से बच्चा आपको याद करना है।
आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इस प्रकार से याद करना, क्योंकि मैं जिस प्रकार से आपको करवाऊंगा वो एक मैं चेन बना के याद करवाऊंगा, और उस चेन इस चेन के जरिए आप रख सकते हो अच्छे से याद, क्योंकि एक चेन बन जाएगी ना तो आप एक दूसरे से रिलेट कर दोगे, बातों को एक दूसरे से रिलेट कर दोगे ना तो आपको अच्छे से याद हो जाएंगी। तो बात करते हैं सबसे पहले किसके बारे में, रक्त के बारे में। सबसे पहले किसके बारे में चर्चा करेंगे, रक्त के बारे में चर्चा करेंगे। आप हेडिंग लगा सकते हैं, मानव परिसंचरण तंत्र का पहला भाग जो कौन सा है, रक्त है। जो क्या है, रक्त। हम पढ़ने वाले हैं किसके बारे में, खून के बारे में, रक्त के बारे में। ध्यान से सुन लीजिए रक्त क्या है। सबसे पहली बात, इंपॉर्टेंट बात, जो रक्त होता है, रक्त वो एक तरल संयोजी ऊतक होता है। क्या होता है बाबू, तरल संयोजी ऊतक। इंपॉर्टेंट बात है ये। रक्त क्या होता है, एक नंबर बात, रक्त तरल संयोजी ऊतक होता है। क्या होता है, तरल संयोजी ऊतक, तरल संयोजी ऊतक होता है, तरल संयोजी ऊतक होता है। कौन, हमारा ब्लड, हमारा रक्त, हमारा खून, हमारा ब्लड जो होता है वो एक तरल संयोजी ऊतक होता है। अब तरल क्यों नाम दिया, क्योंकि ये लिक्विड अवस्था में पाया जाता है, आपको पता है, बिल्कुल पानी के जैसा होता है, इसलिए इसको तरल नाम दे दिया। संयोजी, इसको संयोजी क्यों कहा गया, संयोजी का मतलब है दोस्तों कि ये एक अंग को दूसरे अंग से जोड़ने का काम करता है। जैसे मान लो ये हमारा हृदय है, ये हमारी किडनी है, ये हमारा दिमाग है, तो ये जो खून है ना, ये खून हृदय को इस दिमाग से जोड़ देता है। किसके द्वारा, खून के द्वारा। मतलब हृदय के पास जो बातें आएंगी, जो चीज आएगी, या फिर ये मान लो फेफड़ा है, ये मान लो फेफड़ा है, अब फेफड़े के पास क्या आया है, फेफड़े के पास ऑक्सीजन आई है। क्या आई है, ऑक्सीजन। अब ये जो ऑक्सीजन है ये पूरे शरीर में जरूरी पड़ती है इस ऑक्सीजन की, और ये ऑक्सीजन इस मस्तिष्क के पास भी जाती है, ये ऑक्सीजन इस फेफड़े के पास भी जाती है, सॉरी किडनी के पास भी जाती है, ये ऑक्सीजन इस हृदय के पास भी जाती है। वो किसकी वजह से जाती है, वो इसी खून की वजह से जाती है। किसकी वजह से, खून की वजह से। खून फेफड़ों से उस ऑक्सीजन को दिमाग तक ले जाता है, उसी ऑक्सीजन को वो कहां तक ले जाता है, हृदय तक, और उसी ऑक्सीजन को वो कहां तक लेके जाता है, किडनियों तक लेके जाता है। इसका मतलब इस खून ने क्या कर दिया, फेफड़े को हृदय से भी जोड़ दिया, फेफड़े को इसे किडनी से भी जोड़ दिया, और फेफड़े को किससे जोड़ दिया, इसे दिमाग से भी जोड़ दिया। इसका मतलब एक दूसरे अंग को आपस में जोड़ने का काम करता है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, तरल संयोजी ऊतक कहा जाता है। इंपॉर्टेंट बात है, क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जो रक्त है वो किस प्रकार का ऊतक है। क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा कि जो रक्त है वो किस प्रकार का ऊतक है, तो आप क्या लिखोगे, तरल संयोजी ऊतक है। किस प्रकार का ऊतक है बाबू, तरल संयोजी ऊतक है, ध्यान रखना, तरल संयोजी ऊतक। अब बात आती है कि ये काम क्या करता है, इसका कार्य क्या होता है। भाई खून हमारे शरीर में काम क्या करता है, ये क्यों पाया जाता है और काम क्या करता है, ये भी तो इंपॉर्टेंट बात है। तो बात करते हैं इसके कार्य की। तो ध्यान रखना, जो भी मानव होता है, मानव या फिर अन्य प्राणियों में, मानव या फिर अन्य प्राणियों में सभी पोषक तत्व, सभी पोषक तत्वों तथा ऑक्सीजन का परिवहन करना, तथा ऑक्सीजन का परिवहन करना। अब समझना, बहुत इंपॉर्टेंट बात मैंने आपको बताई है कि ये जो खून होता है, ये जो रक्त होता है, ये हमारे शरीर में क्या काम करता है, चाहे मनुष्य हो चाहे कोई अन्य प्राणी हो। अब आपको पता है हम भोजन खाते हैं तो भोजन के साथ लगभग सभी प्रकार के पोषक तत्व जाते हैं, कार्बोहाइड्रेट भी जाता है, प्रोटीन भी जाता है, विटामिन भी जाता है, सभी प्रकार के पोषक तत्व जाते हैं, और वो पोषक तत्व हमारे पूरे शरीर में फैल जाते हैं। देखो भी भोजन तो हम खाते हैं मुंह के द्वारा, और वो जाता कहां पर, हमारी छोटी आंत में, लेकिन छोटी आंत से पूरे शरीर में भोजन चला जाता है। वो किसकी वजह से जाता है, वो खून की वजह से। यानी हमारी छोटी आंत में खून की नलिकाएं लगी होती हैं, वो उस कार्बोहाइड्रेट को, उस प्रोटीन को क्या कर लेती है, अवशोषित कर लेती है, वो खून की नलिकाएं, और वो खून क्या करता है, पूरे शरीर में उसे पोषक तत्वों को पहुंचा देता है। उसी प्रकार से ऑक्सीजन जो होती है वो हमारे कहां पर होती है, फेफड़ों में। उस ऑक्सीजन को पूरे शरीर में पहुंचाने का काम किसका होता है, इसी रक्त का होता है, इसी खून का होता है, जो आपको ध्यान रखना है। तो खून हमारे शरीर में क्या काम करेगा, जो भी पोषक तत्व होंगे और जो भी ऑक्सीजन होगी उसको क्या करता है,
पूरे शरीर में वितरित करने का काम करता है, पूरे शरीर में उनका परिवहन कौन करता है? यही रक्त करता है। इतनी बात आपको याद हो गई होगी, बिल्कुल याद हो गई है। चलिए बात करते हैं इसके आगे रक्त के बारे में। दोस्तों इसकी जो प्रकृति होती है वो आपसे पूछी जा सकती है। इसकी प्रकृति का मतलब किस प्रकार का रक्त होता है, क्षारीय होता है या फिर अम्लीय होता है? तो ध्यान रखना जो रक्त होता है वो क्या होता है? अम्लीय, क्षारीय होता है। कैसा होता है? क्षारीय होता है। क्या होता है? क्षारीय। ध्यान रखना है बाबू अच्छे से कि जो हमारा रक्त होता है वो कैसी प्रकृति का होता है? क्षारीय प्रकृति का होता है। कैसी प्रकृति का होता है बाबू? क्षारीय प्रकृति का होता है। इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखना। ये किस प्रकृति का? क्षारीय प्रकृति का। बात करते हैं इसके पीएच मान की। इसका पीएच मान कितना होता है? तो इसकी अगर क्षारीय प्रकृति है तो इसका पीएच मान आपको 7 से ऊपर मिलेगा। कितना होता है? 7.4। अगर पीएच मान 7 से अधिक हो तो उस प्रकृति को हम बोलते हैं क्षारीय प्रकृति। अगर 7 से कम हो तो उसको बोलते हैं अम्लीय प्रकृति। तो यहां पर देखो इसका पीएच मान 7.4 है, इसका मतलब 7 से अधिक है, इसीलिए हमने क्या लिखा? इसकी प्रकृति कैसी होती है? क्षारीय प्रकृति होती है बाबू। कैसी प्रकृति होती है? इसकी क्षारीय प्रकृति होती है। तो ध्यान रखना हमारा जो खून होता है, हमारा जो रक्त होता है उसका पीएच मान कितना होता है? 7.4 होता है। कितना होता है? 7.4 होता है। बात करते हैं इसका निर्माण कहां पर होता है? भाई ये खून बनता कहां पर है हमारे शरीर में? हमारे शरीर में खून बनता कहां पर है? ये भी तो इंपॉर्टेंट बात है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मानव शरीर में खून यानी रक्त का निर्माण कहां पर होता है। तो निर्माण के बारे में आपको 2 बातें ध्यान रखनी है। एक बात आपको ध्यान रखनी है वयस्क व्यक्ति के बारे में। किसके बारे में? वयस्क व्यक्ति के बारे में। वयस्क व्यक्ति के बारे में। वयस्क व्यक्ति के बारे में आपको ध्यान रखना है। और एक आपको ध्यान रखना है बच्चा, बिल्कुल छोटे बच्चों के अंदर यानी नवजात शिशु में। किसकी बात याद रखनी है? 1 नंबर बात तो आपको वयस्क व्यक्ति की याद रखनी है, और एक बात आपको ध्यान रखनी है नवजात शिशु की। किसकी? नवजात शिशु की। अब समझना इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताऊंगा, 2 बातें जो आपको अच्छे से ध्यान रखनी है कि जो हमारा रक्त होता है उसका निर्माण कहां पर होगा बाबू? हमारे रक्त का जो निर्माण होता है, हमारे रक्त का जो निर्माण होता है वो वयस्क व्यक्ति में तो कहां पर होता है? वयस्क व्यक्ति में तो होता है लाल अस्थि मज्जा में। कहां पर होता है बाबू? लाल अस्थि मज्जा में, है ना? लाल अस्थि मज्जा। ध्यान रखना लाल अस्थि मज्जा क्या होती है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, लेकिन ध्यान रखना है कि ये जो रक्त होता है उसका निर्माण वयस्क व्यक्ति में कहां पर होता है? वयस्क का मतलब बड़ा व्यक्ति। बड़ा व्यक्ति जो 14, 15, 20, 25 साल का जो हो उसको वयस्क व्यक्ति बोलते हैं। तो उस व्यक्ति के शरीर में इस रक्त का निर्माण कहां पर होगा? तो लाल अस्थि मज्जा में होता है। कहां पर होता है? लाल अस्थि मज्जा में। और अस्थि मज्जा होता क्या है? हमारी ये जो हड्डी होती है ना, हड्डी, कोई भी हड्डी हो, और उस हड्डी के अंदर क्या होता है? उस हड्डी के अंदर होता है दोस्त इस प्रकार से तरल पदार्थ। क्या होता है? तरल गाढ़ा पदार्थ होता है। हमारी हड्डियों के अंदर तरल गाढ़ा पदार्थ होता है, और उस हड्डियों वाले तरल गाढ़े पदार्थ को हम क्या बोलते हैं? अस्थि मज्जा बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चा? उसी को हम क्या बोलते हैं? अस्थि मज्जा बोलते हैं। आई ना आपके बात समझ में? बिल्कुल सिंपल सी बात थी कि हमारी जो हड्डी होती है, हड्डियों के अंदर, हमारी हड्डियों के अंदर इस प्रकार से तरल पदार्थ भरा होता है, और उस तरल पदार्थ को हम क्या बोलते हैं बच्चा? उस तरल पदार्थ को बोलते हैं अस्थि मज्जा। क्या बोलते हैं? अस्थि मज्जा। और इसी अस्थि मज्जा से किसका निर्माण होता है? इसी अस्थि मज्जा से हमारे वयस्क व्यक्तियों में खून का निर्माण होता है। वयस्क व्यक्तियों में खून का निर्माण इसी अस्थि मज्जा से होता है। इसी प्रकार से ध्यान रखना है बच्चा आपको नवजात शिशु के बारे में। किसके बारे में? नवजात शिशु के बारे में। जो बच्चा 2 महीने का, 1 महीने का, 10 दिन का होता है उसके शरीर में भी तो खून बनता है। वो कहां पर बनता है? वो बनता है प्लीहा के अंदर। कहां पर बनता है बच्चा? प्लीहा में बनता है। कहां पर बनता है? प्लीहा में। तो 2 बात मैंने आपको बता दी, 2 बातें कि नवजात शिशु या फिर भ्रूणावस्था, या फिर आपको भ्रूणावस्था भी पूछा जा सकता है। भ्रूणावस्था में तो मैंने क्या बताया? नवजात शिशु या फिर भ्रूणावस्था में रक्त का निर्माण कहां पर होता है? रक्त का निर्माण होता है प्लीहा में। कहां पर होता है बाबू? प्लीहा में होता है। इसी प्रकार से आपको ध्यान रखना है कि वयस्क व्यक्ति में इसका निर्माण कहां पर होता है? तो लाल अस्थि मज्जा में होता है। कहां पर होता है बाबू? लाल अस्थि मज्जा में होता है। यह बात आपको याद हो जाएगी, ये मैं उम्मीद कर सकता हूं, क्योंकि आप बहुत ज्यादा
टैलेंटेड है बच्चों, बहुत टैलेंटेड हो आप, इसलिए मैं उम्मीद कर सकता हूं कि आपको यह बात याद हो जाएगी। चलिए बहुत अच्छा, जबरदस्त। यहां तक आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, फिर हम बात करने वाले हैं इससे आगे। इसका स्क्रीनशॉट आप लेना चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट बाबू ले सकते हो, फिर हम आगे बात करते हैं। चलिए, हाँ बहुत अच्छा। अब देखो ध्यान से, निर्माण की बात आपको समझ में आई होगी। अब हम बढ़ते हैं इससे आगे, रक्त के बारे में चर्चा करते हैं इससे आगे। मैं जितनी भी बातें आपको बताता हूं वो आपकी 10th की बुक की क्लास में दे रखी है, वही बातें मैं आपको बताऊंगा, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं बताऊंगा, ना कम बताऊंगा। मैं जितना आपको बताता हूं उतना आप याद कर लीजिए, अच्छे से याद कर लीजिए, फिर आपके नंबर कभी भी नहीं कटेंगे। 10th क्लास में कभी भी आपके नंबर नहीं कटेंगे। अगर आपके नंबर कटते हैं, अगर आपके बोर्ड में नंबर नहीं आते हैं, तो उसका जिम्मेवार मैं हूं। अगर आप मेरे अनुसार पढ़ते हो, मैं जैसा आपको बोलता हूं वैसा पढ़ते हो, तो नोट्स बना के पढ़ते हो, तो मैं बार बार आपको बोलता हूं नोट्स बनाओ, नोट्स बनाओ। क्यों बोलता हूं? क्योंकि इतनी जबरदस्त बातें मैं आपको बताने वाला हूं, इतनी सरल भाषा में मैं आपको बातें बताने वाला हूं जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते, है ना। ऐसी बातें आपको बहुत कम जगह देखने को मिलेंगी, इसलिए आप अच्छे से नोट्स बनाओ, अच्छे से उनका रिवीजन करो, अच्छे से पढ़ो, दमदार तरीके से पढ़ो। बस मेरे कहने का मतलब इतना सही है। अब हम बात करते हैं रक्त को, इससे आगे चर्चा करते हैं रक्त के बारे में। मैंने आपको इसका pH मान बता दिया। अब बात करते हैं भाई, जो रक्त होता है वो हमारे शरीर में कितना होता है, उसकी चर्चा कर लेते हैं। तो ध्यान रखना, इसकी मात्रा की बात करते हैं, रक्त की मात्रा की बात करते हैं। रक्त की मात्रा कितनी होती है, रक्त की मात्रा की बात करते हैं, रक्त की कितनी मात्रा होती है। तो बाबू मैं आपको बता दूं, जो हमारा शरीर होता है उस शरीर का लगभग 7%, यानी हमारे शरीर के भार का लगभग 7%, समझना इस बात को। मात्रा की बात करते हैं किसके अंदर? स्वस्थ व्यक्ति में। स्वस्थ व्यक्ति की बात करते हैं, वैसे बीमार व्यक्ति में तो कम भी हो सकता है ना, बीमार व्यक्ति में तो कम भी हो सकता है, हमें तो स्वस्थ व्यक्ति की बात करनी है। तो स्वस्थ व्यक्ति के अंदर बात करते हैं भाई, स्वस्थ व्यक्ति में कितना खून पाया जाता है। तो स्वस्थ व्यक्ति की अगर बात आएगी तो ध्यान रखना, शरीर के भार का 7%, शरीर के भार का 7%, कितने प्रतिशत बाबू? 7%। यानी हमारा जो शरीर होता है उसके भार का 7%। मान लो कोई व्यक्ति 100 किलो का है, कितने किलो का है बच्चा? 100 किलो का। तो उस व्यक्ति का हम 7% निकालेंगे तो कितना आएगा? 7 किलो आएगा। तो अगर कोई व्यक्ति 100 किलो का है और वो अगर स्वस्थ व्यक्ति है तो उसके शरीर में लगभग 7 किलो खून मिलेगा, लगभग। वो थोड़ा बहुत ज्यादा भी हो सकता है, थोड़ा बहुत कम भी हो सकता है, लेकिन लगभग की बात मैंने आपको बताई है। लगभग में उसके शरीर में कितना खून मिलेगा? लगभग 7 किलो मिलेगा। आई ना बात आपके समझ में? तो ध्यान रखना, जो सामान्य व्यक्ति होगा उसका वजन कभी भी 100 किलो नहीं होगा, उसका वजन लगभग 70 किलो के आसपास होता है, 70 से 75 किलो के आसपास। तो जो व्यक्ति 70 से 75 किलो का होता है उसके शरीर में 5 से 6 लीटर, 5 से लेके 6 लीटर तक, 5 से लेके 6 लीटर तक क्या पाया जाता है? खून पाया जाता है। 5 से 6 लीटर क्या पाया जाता है? हमारे शरीर में खून पाया जाता है। हमारे शरीर में खून कितना पाया जाता है? केवल और केवल 5 से लेके 6 लीटर, किसी में 5.5, किसी में 5 से ज्यादा थोड़ा, और किसी में लगभग 6 के बराबर। तो ध्यान रखना, एक स्वस्थ व्यक्ति होता है उसमें 2 प्रकार से आपको बातें ध्यान रखनी है। पहली बात आपको ध्यान रखनी है परसेंटेज में, सबसे पहले आपको बात ध्यान रखनी है परसेंटेज में कि भाई एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में कितना प्रतिशत खून होता है। तो उसके शरीर का 7%, उसके शरीर के भार का 7%। अगर बात करते हैं लीटर में, तो लीटर में मान कितना होता है? 5 से 6 लीटर। कितने लीटर? 5 से 6 लीटर बाबू, ध्यान रखना आपको अच्छे से, 5 से 6 लीटर आपको ध्यान रखना है। अब हम इससे आगे चर्चा करते हैं, इससे आगे हम चर्चा करेंगे। मात्रा आपको समझ में आ गई है ना, मात्रा आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, मात्रा के अलावा आपको ध्यान रखना है कि ये किस किस से मिलकर के बना होता है। रक्त होता है वो किस किस से मिलकर के बना होता है, ये बात भी आपसे पूछी जा सकती है बच्चा। तो चलिए बात करते हैं, रक्त का निर्माण किस किस से मिलकर के होता है। भाई रक्त का निर्माण कहां पर होता है वो तो मैंने आपको बता दी, लेकिन रक्त के अंदर क्या पाया जाता है, रक्त के अंदर क्या पाया जाता है वो हमें पढ़ना है। रक्त का अवयव पढ़ना है। अवयव का मतलब जो वस्तु जिससे मिलकर के बनी होती है उसको बोलते हैं अवयव। जैसे मान लो एक मोती की माला है, क्या है? मोतियों की माला है, तो उस माला के अवयव क्या है? उस माला के अवयव वो मोती हैं जिससे वो मिलकर के बनी है। जो माला मोतियों से मिलकर के बनती है तो वो मोती क्या कहलाएंगे?
उस माला के अवयव कहलाएंगे। उसी प्रकार से हम बात कर रहे हैं यहां पर रक्त की, तो रक्त के अवयव क्या हो जाएंगे, जिससे रक्त मिलकर के बनता है, जिससे रक्त का निर्माण होता है, उस मतलब वस्तुओं को हम क्या बोलते हैं, उस वस्तुओं को बोलते हैं अवयव। तो हमारे रक्त के अवयव कौन कौन से हैं, कहने का मतलब रक्त किस किस से मिलकर के बनता है दोस्तों, एक तो है प्लाज्मा, एक तो प्लाज्मा तथा दूसरा है रुधिर कोशिका। प्लाज्मा और रुधिर कोशिका क्या होती हैं, हमारे रक्त की अवयव होती हैं। क्या होते हैं, हमारे रक्त के अवयव होते हैं, यानी हमारे रक्त का जो निर्माण होता है, हमारा जो रक्त होता है उसमें क्या क्या पाए जाते हैं, हमारे रक्त में प्लाज्मा और रुधिर कोशिकाएं पाई जाती हैं। कितनी, क्या क्या पाया जाता है, प्लाज्मा और रुधिर कोशिकाओं को मिला देते हैं। मान लो ये प्लाज्मा है और ये मान लो क्या है, ये मान लो रुधिर कोशिका है। इनको हमने आपस में मिला दिया, इनको आपस में मिला दिया तो ये क्या बन गया, खून बन गया, रक्त बन गया। तो ध्यान रखना अच्छे से, प्लाज्मा और रुधिर कोशिकाएं क्या होती हैं, रक्त का अवयव होती हैं। और अब हमें इनके बारे में ही पढ़ना है। सबसे पहले पढ़ेंगे हम प्लाज्मा के बारे में, फिर हम पढ़ेंगे रुधिर कोशिका के बारे में। जैसे ही इन दोनों टॉपिकों के बारे में पढ़ेंगे, हमारे रक्त का टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम चर्चा करेंगे किसके बारे में, फिर हम चर्चा करेंगे बच्चा हृदय के बारे में और फिर रुधिर वाहिनियों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं किसके बारे में, प्लाज्मा के बारे में। यहां तक आपको बात समझ में आई होगी, रक्त की बात आपको यहां तक समझ में आई होगी। अब हम रक्त के भाग पढ़ने वाले हैं। रक्त के अंदर क्या क्या पाया जाता है, रक्त में एक प्लाज्मा पाया जाता है और रक्त में एक क्या पाया जाता है, रुधिर कोशिका पाई जाती है। तो सबसे पहले बात करते हैं किसके बारे में, प्लाज्मा के बारे में। किसके बारे में बच्चा, प्लाज्मा के बारे में। तो अच्छे से आपको इसका नोट्स बनाना है, अच्छे से इसको पढ़ना है। चलिए चर्चा करते हैं किसकी, प्लाज्मा की। ध्यान से समझ लीजिए प्लाज्मा क्या है बच्चा। प्लाज्मा, बात करते हैं प्लाज्मा की, तो समझना प्लाज्मा, देखो अपने आप में कोई वस्तु 100% होती है। जैसे मान लो इसमें ढक्कन की बात करूं तो ये ढक्कन अपने आप में 100% है। अब ये इस ढक्कन को मैंने इस मार्कर के ऊपर लगा दिया, इस पेन के ऊपर लगा दिया, तो ये पेन भी क्या हो गया, अपने आप में 100% हो गया। तो अपने आप में कोई भी वस्तु चाहे वो कितनी भी छोटी हो, कितनी भी बड़ी हो, वो अपने आप में कितने परसेंट होती है, वो अपने आप में 100% होती है। कितने परसेंट होती है बच्चा, अपने आप में 100% होती है। तो ध्यान रखना, जो हमारा खून होता है, हमारा रक्त होता है, वो भी कितने परसेंट है, 100% है। देखो रक्त का इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताता हूं, यहां पर ये बात समझ लेना, ये जो आंकड़ा है, ये आंकड़ा आपको अच्छे से याद रखना है ना। रक्त का लगभग 55% भाग, रक्त का लगभग 55% भाग बनाता है। अब कौन बनाता है भाई, यहां पर बात किसकी कर रहे हैं, यहां पर बात कर रहे हैं हम किसकी, प्लाज्मा की। तो यहां पर जो प्लाज्मा है ना, प्लाज्मा की चर्चा कर रहे हैं। तो जो प्लाज्मा है, प्लाज्मा वो हमारे खून का कितना प्रतिशत भाग बनाता है बच्चा, हमारे खून का लगभग 55% भाग बनाता है। मैंने आपको बताया भी है कि जो रक्त होता है, कोई भी वस्तु अपने आप में 100% है, तो यहां पर खून भी अपने आप में कितने परसेंट है, खून भी अपने आप में 100% है। कितने परसेंट है, खून भी अपने आप में 100% है। तो उस 100% में से 55% भाग तो कौन बना रहा है, उस 100% में से 55% भाग तो बेचारा ये अकेला बना रहा है, प्लाज्मा। ये प्लाज्मा 100% में से 55% भाग बना रहा है। आई ना बात आपके समझ में, बिल्कुल आई होगी, बिल्कुल आई होगी आपकी ये बात समझ में। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इसका रंग कैसा होता है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है, इसका रंग कैसा है। तो इसके रंग की बात अगर करें तो इसका जो रंग होता है वो होता है पीला, हल्का पीला। इसका रंग कैसा होता है, हल्का पीला रंग होता है। अब आप कह सकते हो सर ये हल्का पीला होता है और ये रक्त में पाया जाता है, तो खून हमारा पीला क्यों नहीं होता। तो दोस्तों खून में तो हीमोग्लोबिन पाया जाता है, आरबीसी के अंदर, जो आगे बढ़ने वाले हैं हम आरबीसी के बारे में, उस आरबीसी के अंदर क्या पाया जाता है, हीमोग्लोबिन पाया जाता है। और वो हीमोग्लोबिन क्या कर देता है, उस पदार्थ, उस रक्त को क्या कर देता है, लाल कर देता है, इस पीले पदार्थ को भी लाल बना देता है। वो ये हल्का पीला होता है। कैसा होता है, हल्का पीला होता है, जो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है ना। ये बात आपको समझ में आई होगी, बिल्कुल आई है, हल्का पीला इसका रंग होता है। अब बात करते हैं दोस्तों, अपने आप में ये कितने परसेंट हो गया, अपने आप में ये 100% है। देखो ये अपने आप में 100% है, ये अपने आप में 100% है। तो ध्यान से समझना, यहां पर मैं आपको दो बातें बता रहा हूं जो आपको अच्छे से समझनी है। पहली बात,
अगर बात करें भाई रक्त का कितना परसेंट भाग बनाता है, भाई खून का कितने परसेंट भाग बनाता है, तो खून का तो 55% भाग बनाता है, लेकिन अपने आप में तो 100% है ना। ये कोई भी वस्तु अपने आप में 100% होती है, तो ये भी अपने आप में 100% है, लेकिन ये खून का 55% भाग बनाता है। अब इसको 55% मत मान लेना, ये तो खून का 55% भाग बनाता है। खुद अपने आप में कितना है, खुद अपने आप में तो 100% ही है। चाहे ये 2 किलो हो, चाहे 5 किलो हो, चाहे ये 10 किलो हो, है तो ये 100% ही है, तो अपने आप में 100% ही। तो अपने आप में ये 100% है। इस 100% में से इसमें 92% तो एक पदार्थ पाया जाता है, और दोस्तों 8% इसमें एक पदार्थ पाया जाता है, उनकी चर्चा करते हैं। भाई अपने आप में ये 100% है, उसमें से क्या क्या पाया जाता है, इसका 100% क्लियर करते हैं। देखिए समझिए ध्यान से, अपने आप में 100% है, तो इसमें 92% तो क्या पाया जाता है, 92% इसमें जल पाया जाता है। क्या पाया जाता है, 92% क्या पाया जाता है, जल पाया जाता है। 92% जल तथा 8% कार्बनिक व अकार्बनिक पदार्थ, कार्बनिक व अकार्बनिक पदार्थ, कार्बनिक व अकार्बनिक पदार्थ। भाई मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको यह बताया है कि जो प्लाज्मा होता है वो रक्त का तो 55% भाग बनाता है, लेकिन खुद की अगर चर्चा करें, खुद प्लाज्मा की, तो प्लाज्मा भी तो अपने आप में 100% है, तो उसमें से 92% तो क्या है, जल है। इस प्लाज्मा के अंदर 92% तो जल है, और 8% क्या है, कार्बनिक व अकार्बनिक पदार्थ है। क्या है, कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ है। आई ना बात समझ में, बिल्कुल आई है, आपको याद रखनी पड़ेगी, अगर नहीं आई है तो समझनी पड़ेगी, क्योंकि लॉकडाउन का टाइम है, और लॉकडाउन के टाइम में आप और कुछ कर भी नहीं सकते, पढ़ना ही है, पढ़ लो अच्छे से, मन लगा के पढ़ लो। अगर आप 9th क्लास में है तो आप 10th क्लास की अच्छे से तैयारी करो, अगर आप 10th क्लास में हैं तो कोई दिक्कत नहीं, एक बार फिर से पढ़ लो। इस लॉकडाउन के टाइम में आप अपना टाइम पास अच्छे से करो, और टाइम पास नहीं करना है, आपको कुछ ना कुछ ज्ञान प्राप्त करना है, और ज्ञान देने के लिए ज्ञान का यूट्यूब चैनल आपके लिए तत्पर है, अच्छे से आपको तैयारी करवा रहा है। मेरे हिसाब से आपको कोई तकलीफ नहीं हो रही होगी, अच्छे से आप अपनी तैयारी कर रहे होंगे, अच्छे से आप अपनी तैयारी कर रहे होंगे, ये मैं उम्मीद कर सकता हूं, क्योंकि सभी टीचर अपने आप में एक अच्छी क्वालिटी के टीचर हैं, अच्छी फैकल्टी मेंबर है ना, अच्छा आपका सपोर्ट करते हैं, हर बात आपको अच्छे से गहराई से बताने की कोशिश करते हैं, एक फ्रेंडली व्यवहार आपसे रखते हैं। ये मैं सोच सकता हूं, समझ सकता हूं, क्योंकि मैं भी देखता हूं वीडियो को, है ना, इसलिए। चलिए अब बात करते हैं प्लाज्मा के बारे में इससे आगे। ये जो प्लाज्मा है बच्चा, प्लाज्मा, ये जो प्लाज्मा है, ये प्लाज्मा हमारे खून में क्या काम करता है, इस प्लाज्मा का कार्य क्या होता है, इसके कार्य की बात करते हैं। प्लाज्मा का क्या कार्य है, चलिए चर्चा करते हैं इसके कार्य की। प्लाज्मा के कार्य की चर्चा करते हैं। तो जो प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा, उसका क्या काम है दोस्तों। जो प्लाज्मा होता है वो भोजन CO2 व नाइट्रोजनी वर्ज्य पदार्थों का, नाइट्रोजनी वर्ज्य पदार्थों का परिवहन करता है। क्या करता है बच्चा, परिवहन करता है, नाइट्रोजनी वर्ज्य पदार्थों का परिवहन करता है। हमारे खून के अंदर ये जो प्लाज्मा पाया जाता है, ये प्लाज्मा क्या काम करता है, हमारे शरीर में जो भी भोजन होता है उस भोजन का परिवहन करता है। जो भी हमारे शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड होती है, कार्बन डाइऑक्साइड, उस कार्बन डाइऑक्साइड को भी क्या करता है, परिवहन करता है। और नाइट्रोजनी वर्ज्य पदार्थों का परिवहन भी कौन करता है, प्लाज्मा करता है। कैसे, देखो ये खून के अंदर पाया जाता है, किसके अंदर, खून के अंदर। जैसे ही खून कहां पर जाता है, जैसे ही खून हमारे पूरे शरीर में होता है, अब पूरे शरीर में खून घूमता रहता है, और पूरे शरीर में से ये क्या करेगा, पूरे शरीर में से ये प्लाज्मा उस CO2 को क्या करता रहेगा, अवशोषित करता रहेगा, उस CO2 को अवशोषित करता रहेगा पूरे शरीर में से। जहां भी इसको क्या मिलेगी, CO2 मिलेगी, उसको वहां से क्या कर लेगा, अवशोषित कर लेगा। मान लो खून हमारे दिमाग में गया और दिमाग में CO2 भरी हुई है, तो उस दिमाग वाली CO2 को कौन खींच लेता है, ये प्लाज्मा खींच लेता है और अपने अंदर घोल लेता है। फिर वो CO2 लेके कहां आता है, फेफड़ों के पास आता है। कहां पर आता है, फेफड़ों के पास आता है, और फेफड़ों को वो CO2 दे देता है, और फेफड़े उस CO2 को क्या कर देते हैं, शरीर से बाहर निकाल देते हैं। कहां निकाल देते हैं, शरीर से बाहर निकाल देते हैं। बात करते हैं भोजन की, तो जब खून हमारा कहां पर जाता है, छोटी आंत के पास जाता है, तो छोटी आंत से भोजन को कौन ग्रहण कर लेता है,
CO2 ये प्लाज्मा ग्रहण कर लेता है और उस भोजन को हम अपने अंदर घोल लेता है और पूरे शरीर में उसको लेके घूमता है। जहां भी जरूरी पड़ती है, जहां भी उसको जरूरी पड़ती है किसकी, भोजन की, तो वो क्या करता है, उस भोजन को अडॉप्ट कर लेता है। जो भी भाग होता है, जैसे बात करें हम हमारे मस्तिष्क की बात करते हैं या फिर कोई अन्य भाग की बात करते हैं, जो भी भाग होगा वो क्या कर लेगा, उस भोजन को अडॉप्ट कर लेगा, उस भोजन को क्या कर लेगा, ग्रहण कर लेगा। आई ना बात समझ में आपके? अच्छे से ये बात समझनी है। तो जो प्लाज्मा होता है वो जब हमारी छोटी आंत के पास जाता है तो छोटी आंत से तो वो क्या कर लेता है, भोजन को ग्रहण कर लेता है और पूरे शरीर में पहुंचा देता है। बात करते हैं जब वो फेफड़ों की, जब वो बात करते हैं CO2 की, CO2 भी खींच लेता है और CO2 को खींच के वो क्या करता है, CO2 को खींच के वो पूरे शरीर से बाहर निकाल के वो कहां ले आता है, फेफड़ों के पास, फेफड़ों को दे देता है, फेफड़े उसको बाहर निकाल देते हैं। नाइट्रोजनी वर्ज्य पदार्थ का मतलब क्या होता है, नाइट्रोजनी वर्ज्य पदार्थ का मतलब होता है मूत्र। क्या होता है, मूत्र, पेशाब, पसीना, मूत्र और पसीना। मूत्र और जो पसीना होता है उसको हम क्या बोलते हैं, नाइट्रोजनी वर्ज्य पदार्थ बोलते हैं। बच्चा क्या बोलते हैं, नाइट्रोजनी वर्ज्य पदार्थ बोलते हैं। आपको अच्छे से बात ये ध्यान रखनी है, क्या बोलते हैं, नाइट्रोजनी वर्ज्य पदार्थ बोलते हैं किसको, मूत्र और पसीना को। और मूत्र और पसीना को भी बाहर निकालने का काम या उसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक लाने का काम किसका होता है, इसी प्लाज्मा का होता है। अब पूरे शरीर में जहां भी आपने देखा होगा मूत्र, और जो हमारे शरीर में जहां भी मूत्र और पसीना होता है ना, उस मूत्र और पसीने को कहां तक लेके आता है, पसीने को तो शरीर के किसी भी सतह से बाहर निकाल देता है, लेकिन मूत्र को कहां लेके आता है, किडनी के पास। पूरे शरीर में से मूत्र को इकट्ठा कर लेता है और किसको लाके दे देता है, किडनी को लाके दे देता है और किडनी उसको क्या कर देती है, शरीर से बाहर कर देती है। इसी प्रकार से क्या करता है, ये काम करता रहता है। तो प्लाज्मा का क्या कार्य है, भोजन, CO2 और नाइट्रोजनी वर्ज्य पदार्थों का परिवहन करना। किसका कार्य होता है बच्चा, ये कार्य किसका होता है, ये हमारे प्लाज्मा का कार्य होता है। इतनी बात आपको समझ में आई होगी, बिल्कुल आई है। अब इससे आगे का जो टॉपिक है इसका आप अच्छे से स्क्रीनशॉट लेके लिख लीजिए इसको, फिर मैं आपको आगे बताने की कोशिश करता हूं। देखिए, इससे आगे जो टॉपिक आएगा वो आएगा किसका, इससे आगे जो टॉपिक आने वाला है वो किसका आने वाला है, रक्त कोशिकाओं का आने वाला है, रक्त कोशिकाओं का। मैंने क्या बताया था कि हमारा जो खून होता है, हमारा खून, समझ लीजिए हमारा जो रक्त होता है वो रक्त, हमारा रक्त दो पदार्थों से मिलकर के बना होता है। किस किस से, प्लाज्मा से, प्लाज्मा से प्लस प्लाज्मा प्लस रुधिर कोशिका, रुधिर कोशिका, रुधिर कोशिका। अब हम देखो स्टार्टिंग किए थे हम प्लाज्मा से, पहले हम रक्त के बारे में बेसिक जानकारी प्राप्त की, बिल्कुल कर ली थी। उसके बाद हमने स्टार्ट किया था प्लाज्मा को, हमने प्लाज्मा के बारे में पढ़ लिया। अब हम किसके बारे में चर्चा करेंगे, रुधिर कोशिका के बारे में चर्चा करेंगे। और रुधिर कोशिकाओं की संख्या कितनी होती है, 3 होती है, RBC, WBC और प्लेटलेट्स। RBC, WBC और प्लेटलेट्स, ध्यान रखना, RBC, WBC और प्लेटलेट्स ये क्या होते हैं, ये 3 भाग होते हैं किसके, हमारे रुधिर कोशिकाओं के। और इनके बारे में ही हम क्या करने वाले हैं, स्टडी करने वाले हैं, इनके बारे में ही पढ़ने वाले हैं जबरदस्त तरीके से। तो दोस्तों आज ये पार्ट नहीं हो पाएगा, आज हम यहीं तक पढ़ेंगे, प्लाज्मा तक ही पढ़ेंगे। तो उम्मीद करता हूं प्लाज्मा तक आपको समझ में आया होगा, बहुत बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को आप लाइक जरूर कर दें, शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। और दोस्तों किसी भी प्रकार की पीडीएफ लेने के लिए, किसी भी प्रकार की पीडीएफ लेने के लिए आपको टेलीग्राम सर्च करना पड़ेगा। टेलीग्राम पहले तो आपको गूगल प्ले स्टोर पर जाना पड़ेगा, गूगल प्ले स्टोर पर आपको जाना पड़ेगा। और गूगल प्ले स्टोर पर जाके आपको टेलीग्राम नाम की एक क्या आती है, ऐप आती है। उस टेलीग्राम नाम की ऐप को आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। फिर आपको उस टेलीग्राम को खोलना है। जैसे ही आप खोलोगे, व्हाट्सएप की तरह होता है ये भी, जैसे आप इसको खोलोगे ना तो खोलने के बाद आपको ऊपर सर्च का बटन दिखाई देगा, वहां पर आप सर्च करोगे ज्ञान का अड्डा। क्या करोगे, ज्ञान का अड्डा आप सर्च करोगे तो आपको हमारा क्या मिलेगा, टेलीग्राम चैनल मिलेगा। उस टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लेना, जिससे कि आपको पीडीएफ वगैरह मिल सके। क्या मिल सके, पीडीएफ वगैरह मिल सके अच्छे से, और आप अच्छे से तैयारी कर सको। तो दोस्तों आज का वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा, बहुत इंटरेस्टिंग लगा होगा, बिल्कुल आपके समझ में आ गया होगा। इसी ही प्रकार से हमारे पूरे टीचर पढ़ाते हैं, इसी ही प्रकार से आपको पूरा सिलेबस करवाया जाएगा। बस जरूरी है आपको अच्छे से पढ़ने की, पूरे दमदार तरीके से पढ़ने की, मजे से पढ़ने की आपको जरूरी है। मजे से पढ़ो दोस्त, अच्छे से पढ़ो। फिर भी कोई तकलीफ होती है तो आप हमसे कांटेक्ट भी कर सकते हो। कांटेक्ट आप कर सकते हो, किसके थ्रू कांटेक्ट कर सकते हो, हमारे जो ये दे रखा है ना कमेंट बॉक्स, नीचे कमेंट बॉक्स, उस कमेंट में आप अपना डाउट लिख सकते हो और उस डाउट में
जो भी आपके कोई डाउट होगा उस डाउट को हम क्लियर कर देंगे। बेझिझक आप अच्छे से पढ़ सकते हो, मजे से पढ़ सकते हो। फिर भी कोई तकलीफ आपको लगती है तो बता दिया करो, हम आपकी हर प्रकार की सहायता करने के लिए तत्पर हैं, पूरी सहायता करेंगे आपकी। हमारा काम है पढ़ाने का, अच्छे से पढ़ाने का और जबरदस्त तरीके से पढ़ाने का, वो हम काम बखूबी निभाएंगे। तो आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। लव यू सभी को, थैंक यू, बाय बाय।